प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है गधा और घोड़ा। मगध नरेश के राज्य में बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन उनका एक प्रिय घोड़ा था जिसे वह पूरी सुरक्षा के साथ रखते थे। और सेनापति तो उस घोड़े का बेहद ख्याल भी रखते थे। अगर वह घोड़ा बीमार हो जाता तो सेनापति की तो नींद और चैन उड़ जाता। वह दूर देश से वैद्य बुलाकर उस घोड़े के स्वास्थ्य की देखभाल करते। और मगध नरेश के राज्य में कई गधे भी थे जो एक देश से दूसरे देश माल ढोने के काम में लाए जाते थे। उन्हीं में से एक गधा भी था जो मगध नरेश की बहुत सेवा करता था। अब जब माल ढोते हुए या इधर उधर जाते हुए वह घोड़ा और गधा आमने सामने आ जाते तो गधा तो घोड़े के सामने बिल्कुल ही निम्न भाव में आता, लेकिन यहाँ घोड़ा बड़े ही घमंड से गधे को बोलता, अरे गधे, तू तो दिन भर बोझा ही ढोता रहता है और मुझे देख कैसे राजाओं महाराजाओं की तरह मेरी सेवा की जाती है। अब बेचारा गधा यह सब कुछ सुनकर मन में संकुचित भाव से अपने आप को देखता और सोचता, मेरी यही दुनिया है और मुझे इसी में ही जीना है। मैं तुम्हारी तरह नहीं जी सकता, इसीलिए मुझे मालूम है कि मुझे अपनी दुनिया में ही खुश रहना है। अब गधा कभी भी अपने मन को संकुचित नहीं करता था, लेकिन यहाँ घोड़ा तो दिन प्रतिदिन घमंडी होता जा रहा था, क्योंकि सेनापति उसकी बहुत अधिक देखभाल करते थे। क्योंकि दूसरे देश से जब भी हमले की बात होती तो वह उस घोड़े को सबसे आगे रखते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था यह घोड़ा बहुत फुर्तीला है और युद्ध के समय यही घोड़ा हमारे काम आता है। लेकिन कुछ समय बाद जब पड़ोसी देशों से मित्रता हो गई तो राजा को तो कोई हमले की चिंता ना थी। उसे तो मालूम था अब पड़ोस देश में भी हमारी मित्रता फैल चुकी है, हमें तो कभी भी युद्ध या हमले का डर ही नहीं है। अब सेनापति ने तो उस घोड़े की देखभाल करना भी छोड़ दिया। बेचारा घोड़ा तो अपने आप वहीं पड़ा रहता। अब वह बीमार भी हो जाता, सेनापति उसे देखने तो क्या पूछताछ करने के लिए भी नहीं आते थे। अब गधा उसी तरह से अपना बोझा ढोता रहा, क्योंकि एक देश से दूसरे देश सामान ले जाने के लिए तो आवश्यकता पड़ती ही थी। अब वह गधा निरंतर अपनी सेवा में लगा रहा और यहाँ वह घोड़ा अब किसी काम का नहीं था। अब एक दिन गधे और घोड़े की फिर से मुलाकात हुई। अब बेचारा घोड़ा चुपचाप था और गधा भी उसकी बात को समझ रहा था, लेकिन यहाँ गधे ने कभी भी घमंड नहीं किया और कुछ नहीं कहा। घोड़ा चुपचाप अपने रास्ते निकल गया। अब यह क्या, जब सेनापति को लगा कि यह घोड़ा अब हमारे किसी काम का नहीं है तो क्यों ना इससे भी बोझा ढोया जाए। अब उन्होंने तो गधे की तरह उसे भी बोझा ढोने के लिए लगा दिया। अब यह क्या, वह गधे की तरह बोझा ढोना नहीं आता था उसे। वह किसी तरह से थोड़ा बहुत सामान ले जाकर लुढ़क पुढ़क कर उस सामान को इधर उधर ले जाता, लेकिन वह फिर भी बहुत अधिक थक जाता और धीरे धीरे चलता। सेनापति उसे डांट डपट कर आगे लेकर जाते और बोलते, यह घोड़ा भी किसी काम का नहीं है, बोझा ढोना तक नहीं आता इसे। बेचारा घोड़ा अपना सा मुंह लेकर आगे चल देता। अब जब एक दिन वह घोड़ा और गधा एक दूसरे के आमने सामने आए
तो गधे ने घोड़े से कहा, क्यों भाई, अब बोझा ढोने में कैसा महसूस होता है तुम्हें? तब तो तुम बहुत घमंड में मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर निकलते थे। अब तुम्हें मालूम चला, जो व्यक्ति जो काम को कर सकता है वह उसी में ही निपुण होता है। मैं तुम्हारी तरह युद्ध में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बोझा ढोने में ही निपुण हूँ, और तुम युद्ध में जा सकते हो और बोझा नहीं ढो सकते। इसी तरह जिसका काम उसी को साजे। आज तुम बोझा ढो रहे हो तो तुम्हें मेरी महत्वता पता चल रही है, इसीलिए याद आया तुम्हें जब तुम मुझे चिढ़ाया करते थे। आज तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि मैं किस प्रकार से बोझा ढोता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इस बात का घमंड नहीं करता। घोड़े को अपनी बात पर शर्मिंदगी हुई। उसने गधे से माफी मांगी और कहा, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। आज मैं तुम्हारी बात को समझ पाया हूँ, और यह मुझे मालूम भी पड़ गया कि जो काम जो कर सकता है वही कर सकता है। आप सबने यह कहानी सुनी। इस कहानी से हमें यह मालूम चला कि जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका बाजे। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति जो काम कर सकता है, जिसमें उसकी निपुणता है, वह वही काम करने योग्य होता है, और अगर वह काम कोई और करने लगे तो शायद नहीं कर पाएगा।